अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं और पहले थोड़ा सा रिकैप ले लें। रिकैप में हमने देखा था कि जब लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास कुछ डिटेक्टेबल अलाउंसेस हैं। जब हम अपनी टैक्सेबल इनकम बना लेंगे निकाल तो कैलकुलेट करने के बाद इनको उसमें से माइनस कर देते हैं। इसमें ज़कात थी, WWF है, WPPF है और फिर उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेथ था और लास्ट में अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस सेक्शन 60 दी। सेक्शन 60 दी उस दिन मैंने आपको समझाया था कि अदर देन सैलरी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। आज मैं इसको सैलरी के साथ आप थोड़ा सा रिकैप देता हूँ ताकि इसको भी आपका आइडिया क्लियर हो जाए। इसमें ऐसा था कि 60 सेक्शन 60 डी में कि 15 लाख तक कोई भी इंडिविजुअल मसलन फर्म और कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है सेक्शन। कोई भी इंडिविजुअल होगा 15 लाख जिसकी अगर टैक्सेबल इनकम साल की है तो वो अवेल कर सकता है। अवेल कैसे करेगा कि इन तीन एक्सपेंसेस, तीन चीज़ों को वो देख कैलकुलेट करेगा और तीन चीज इन तीनों में से जो भी कम होगा उसका वो अपना टैक्सेबल इनकम से वो उतनी इनकम कम करके फिर टैक्स कैलकुलेट करेगा। और इसी तरह अगर हम इधर आते हैं कि अगर ऐसा अलाउंस जो वो उस साल में डिटेक्ट नहीं कर पाया तो फिर वो उसके पास अगले साल के लिए डिटेक्ट नहीं होगा। और इसी तरह इसमें लिखा हुआ है कि जब कि वो जो अलाउंस होगा वो उसको अलाउ होगा अगेंस्ट द टैक्स लायबिलिटी उस सूरत में जब वो अपने किसी ऐसे इदारे में बच्चे को पढ़ाएगा जो एंटिन होल्डर होगा, टैक्स कुछ टैक्स पेयर होगा। अगर वो कॉलेज या इदारा टैक्स पेयर नहीं है तो फिर भी उसको वो अवेलेबल नहीं होगा। और जब वो सैलरी की कैलकुलेशन करेगा तो ये अलाउंस जब उसका जो एम्प्लॉयर जो उसका एडवांस टैक्स कैलकुलेट करता है साल के दौरान में, तो उस वक्त साल के दौरान में टैक्स कैलकुलेशन करते हुए ये टैक्स उसको अलाउ नहीं देगा। साल के तौर पे अगर उसकी सैलरी है 8 लाख रुपए, तो उस 8 लाख रुपए में जब वो टैक्स कैलकुलेशन करेगा तो उस वक्त वो उसको इसका कोई क्रेडिट नहीं देगा। इसकी मैंने एग्जांपल्स बनाई है, मैं आप डिस्कस कर लेते हैं। 60 दी ऐसा होता है कि जब कोई आदमी जो इन केस ऑफ क्लास सैलरी क्लास वर्किंग है गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर, ये गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर वाले क्या करते हैं कि वो हर अपने एम्प्लॉय की सैलरी 12 में उसको टैक्सेबल इनकम को टैक्स निकाल के 12 पर तकसीम करके हर महीने उनका टैक्स गवर्नमेंट को एडवांस जमा कराते रहते हैं। तो ये हमारे पास टैक्स के रेट भी मौजूद हैं। टैक्स के रेट में दिखा देता हूँ आपको। ये टैक्स के रेट है हमारे पास। अगर आप इनको देखेंगे तो ये इसमें टैक्स का रेट जो दिया हुआ है, टैक्स रेट फॉर फर्म और बिजनेस इंडिविजुअल, इसको मैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो टैक्स के रेट दिए हुए हैं उन्होंने फर्म के लिए और फिर इसके नीचे रहे सैलरी क्लास के लिए। अब सैलरी क्लास में क्या हो रहा है कि 6 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं है और 6 लाख के बाद उसने टैक्स देना है 6 लाख से 12 लाख पे 5%।
और 12 लाख से 18 लाख पे उसने 30,000 जो 5% बना था 12 लाख तक प्लस करके 10% उसने ऊपर टैक्स देना है। और अगर 18 लाख से ज़्यादा सैलरी है उसकी तो 18 लाख से ऊपर 18 लाख तक ऊपर वाले तो 2 स्लैब है, इनका रेट बनता है 90,000 प्लस 18 लाख से ऊपर वो 15% टैक्स चार्ज करेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टैक्स के रेट है। अब उन टैक्स रेट के साथ हमने क्या किया, हमने कहा कि एक एम्प्लॉई है हमारे पास जिसकी 4 लाख तनख्वाह है, 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे जब वो पढ़ते हैं तो उसने उनका 3 लाख रुपए साल का ट्यूशन फी पे की है। अब हमने 3 फार्मूले बताए थे कि जी 5% ऑफ द ट्यूशन फी, 25% ऑफ द टैक्सेबल इनकम और 60,000 पर चाइल्ड, इन तीनों में से जो भी कम फिगर होगी उस फिगर को हमने लेकर अपनी जो 4 लाख रुपए जो हमारी सैलरी थी टैक्सेबल इनकम है इसमें से माइनस कर देना है और ये 3,85,000 रुपये हो गई। और जब 3,85,000 हुआ तो ये 15,000 हमारा क्या हुआ, अलाउंस था। यदि हमने अलाउंस क्योंकि इस साल अवेल नहीं किया, ये 15,000 रुपये अगले साल के कैरी फॉरवर्ड होने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ये इसी साल में अगर अवेल हो गया ठीक है, नहीं तो अगले साल आप ये ना करेंगे जी, आप कहें जी अगले साल मेरी 10 लाख रुपए की सैलरी हो गई थी और उस पर टैक्स बनता है तो मुझे 15,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। नहीं, ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये 15,000 रुपये उसका इसी साल अनएडजस्टेड वेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद एम्प्लाई नंबर एक दूसरा एम्प्लाई है हमारे पास और इसकी सैलरी 6 लाख रुपए है। इसमें आप देखेंगे कि उसके 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे 30,000 रुपये के हिसाब से जब वो उसने 3 लाख रुपए उसने ट्यूशन फी पे की है, 3 लाख का 5% बनता है 15,000। टैक्सेबल इनकम उसकी 9 लाख रुपए है, 9 लाख का 25% बना उसका 2,25,000 रुपये और एक बच्चे का 60,000 अलाउ है, तो उन दो को हमने 1,20,000 बन गया। अब इसमें से हमने 15,000 रुपये का उसको टैक्स क्रेडिट देना है और इस टैक्स क्रेडिट देने के लिए हम 90,000 रुपये से माइनस करेंगे तो उसकी फाइनल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 8,85,000 रुपये। अब होगा क्या कि इस, हाँ जरा समझने वाली चीज़ है, इसको जरा समझें कि इस अभी तो हम इस, हाँ 5 नंबर देख रहे थे, 5 नंबर में हुआ ऐसे कि 5,85,000 रुपये कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख तक अजम्प्ट है इनकम आपकी, तो 6 लाख से नीचे टैक्सेबल इनकम, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम भी आपकी जीरो हो गई, एडवांस टैक्स भी आपका जीरो है क्योंकि आपका 6 लाख तक वैसे ही एग्जाम्प्ट है। और 15,000 रुपये वैसे ही जैसे हमने 4 लाख वाला था, 6 लाख वाले का भी जाया हो जाएगा और इसने कोई उसका बेनिफिट नहीं मिला उसको। अब आते हैं हम 9 लाख पे। 9 लाख का क्या हुआ है कि 9 लाख पर उसके सैलरी है सालाना, 2 बच्चे हैं और 3 लाख रुपए, 15,000 वही 2,25,000 और 1,20,000 और अलाउंस इसको मिला 15,000 रुपये का। ट्यूशन फी जो थी उसकी 3 लाख रुपए थी, तो 15,000 रुपये का उसने 8,85,000 रुपये टैक्सेबल इनकम हो गई। अब इधर जरा देख लें आप कि इधर क्या होगा। इधर क्या होगा, टैक्स ऑन टैक्सेबल सैलरी बनता है 8,85,000 का, हमने रेट लगाया 5% तो हमारे पास 14,250 रुपये टैक्स बन गया। अब एडवांस टैक्स ऑन सैलरी, एडवांस टैक्स क्या चीज़ है वो बताया मैंने आपको कि आपका एम्प्लॉयर आपकी 9 लाख रुपए की सैलरी उसने साल में देनी है, उसको पता है कि जी मैंने मंथली सैलरी इतनी बनती है और मैंने इसको 9 लाख रुपए देना है। उस 9 लाख पे क्या किया उसने, उसका टैक्स निकाला है, टैक्स निकालने के बाद 15,000 उसका टैक्स बनता था सालाना, उन सालाना टैक्स को उसने 12 में तकसीम किया और हम मंथली किस्तें जमा कराता रहा जो 15,000 बन गई। अब जून के महीने में आकर इस एम्प्लॉई नंबर 4 को मालूम हो गया है कि जी मेरा 15,000 रुपये तो मुझे अलाउंस मिलना है। अब अलाउंस मिलने की सूरत में उसकी टैक्सेबल सैलरी बनती है 8,85,000 रुपये। आज से 4-5 साल पहले कानून में ऐसी प्रोविजन मौजूद थी कि जी वो अपने एम्प्लॉयर को बता के जो उसका एडवांस टैक्स वगैरह के मोबाइल पर उसका खाता किया है तो वो माइनस करवा सकता था अपने आखिरी महीने के टैक्स की पेमेंट में से, एडवांस टैक्स जो पेमेंट उसका एम्प्लॉय करता था। लेकिन अब ऐसी 3-4 साल से एफपीआई ने ये रास्ता भी बंद कर दी है। उन्होंने कहा है कि आप एम्प्लॉयर पूरा टैक्स जमा कराएगा। एम्प्लॉयर ने 15,000 ही जमा करा दी है इसके बिहाफ पे,
जा, लेकिन इसका एक्चुअली बनता है 14,250, तो 750 रुपये का रिफंड बन जाएगा। और 15,000 क्योंकि उसने पूरा वेल कर लिया है, तो यहाँ पे अगले साल ना कैरी फॉरवर्ड हो के लिए वैसे भी नहीं जा सकता था, इस साल बच्चा भी कुछ नहीं है, 100% अवेल कर लिया उसने। और फिर इस तरह एग्जाम्पल है 12 लाख की, 3 बच्चे पढ़ते हैं, 4 लाख ट्यूशन फी दी है तीन तीन बच्चों की उसने। और एम्प्लॉयर ने जमा करा दिया 30,000 रुपये, 29,000 रुपये उसका बनता है, ये एक्चुअल टैक्स बनता है। तो क्योंकि 30,000 रुपये 1,000 फालतू चला गया, तो वो गवर्नमेंट से वापस लेगा। फिर इसके बाद 15 लाख रुपये सैलरी बनती है साल की, 4 बच्चे उसके स्कूल में पढ़ते हैं, और 6 लाख में उसने ट्यूशन फी दी है। जो उसको क्रेडिट मिलेगा 15 लाख के ऊपर 30,000 का मिलेगा। जब उसने क्रेडिट दिया 30,000 का, तो 14,70,000 उसकी टैक्सेबल इनकम बन गई। और टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम 57,000 है। इसके ऊपर जब इसने टैक्स कैलकुलेट किया, तो 57,000 इसने पे करना है। और जो उसने एडवांस टैक्स उसके एम्प्लॉयर ने काटा है, उसमें थोड़ा सा फार्मूले में मिस्टेक है, मैं देख लेता हूँ। तो ऐसे है कि 10% इसका रेट है, और 30,000 जो अभी मैंने आपको बताया था कि पिछला जमा होता है, और जब हम वो जमा करेंगे, ये फार्मूला ठीक लगा हुआ हमारे पास, जिसको कॉपी कर लेते हैं। तो 60,000 एडवांस टैक्स एम्प्लॉयर ने जमा कराया है, और उस 60,000 का जो 57,000 बनता था उसका, 60 जमा हो गया तो 3,000 रिफंड मिल जाएगा। और उसके बाद इधर देखें, अगर आप एम्प्लॉय नंबर 1 है, 16 लाख रुपये उसकी सैलरी है, 3 बच्चे उसके स्कूल जाते हैं, 8 लाख रुपये ट्यूशन फी बनती है। तो 16 लाख पर हमने देखा था कि 15 लाख से ऊपर उसको सेक्शन 16 का टैक्सेबल क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो 16 लाख की टैक्सेबल इनकम है, एम्प्लॉयर ने भी 70,000 ही उसके एडवांस टैक्स जमा कराया है, और टैक्सेबल इनकम भी उसकी 70,000 ही बनती है। तो ना रिफंड बना है, ना उसको कोई नुकसान हुआ है। ये तो हो गया हमारे पास कि सैलरी की सूरत में एक एम्प्लॉय कैसे अपना 60 देगा, टैक्सेबल क्रेडिट लेगा। अब आगे थोड़ा सा हम रेजिडेंशियल पर्सन को दोबारा देख लेते हैं, ये बड़ी अहम डेफिनेशन है, और थोड़ा सा इसको रिकैप देते हैं कि रेजिडेंट पर्सन कौन होगा। इसमें हमने देखा था कि इंडिविजुअल की सूरत में फर्म और ईओपी तो हमने देख लिया था। इंडिविजुअल में ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी ऐसे कि इससे पहले बड़ा आसान हुआ करता था कि जो आदमी पाकिस्तान के अंदर 183 दिन इससे ज़्यादा रहता है, तो वो इन एग्रीगेट पूरे साल, एक साल में जुलाई से लेकर जून तक, तो वो टैक्स रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाता है। लेकिन इस साल अमेंडमेंट आई है कानून लॉ के अंदर, और उस लॉ के अमेंडमेंट का क्या हुआ है कि थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर एक आदमी 120 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान में और 183 दिन से कम भी रहा है, लेकिन वो इस साल का जो 4 साल है, इस साल को छोड़ के उसे पिछले 4 साल हैं, अगर उसमें वो एग्रीगेट 365 दिन रन से ज़्यादा रहा है, तो वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल के सिनेरियो में आ जाएगा। वैसे हमारे पास 2 सिनेरियो बनते हैं अब। एक सिनेरियो ऐसा है कि जी, जो पुराना सिनेरियो है हमारा, 183 दिन से ऊपर जो आदमी रहेगा, वो हमारे लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल में फॉल कर जाएगा, और ये शुरू से ऐसा चलता आ रहा है। लेकिन इस साल 30 जुलाई 2019 से एप्लीकेबल हुआ है 2020 के लिए, कि जो आदमी 120 दिन से ज़्यादा और 183 दिन से कम होगा, तो उसके लिए फिर हम एक और नई कंडीशन चेक करेंगे एन के साथ, कि इसमें एक कंडीशन तो पहले ये ऊपर वाली मीट करना लाजमी है। ये कंडीशन अगर मीट होगी, तो उसके बाद हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, क्या वो पिछले 4 सालों में एग्रीगेट 365 दिन इससे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर रहा है, तो वो भी
अब रेसिडेंट इंडिविजुअल ही बन जाएगा। उसके बाद हम आते हैं इधर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लिएबिलिटी एंड टैक्स रेट्स कि हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लिएबिलिटी कैसे करनी है। थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको सेक्शन 16D के अंदर दिया है जब मैंने सैलरी की कंप्यूटेशन की थी। इसी तरह ये टैक्स रेट है हमारे पास, तो वही है टैक्स रेट फॉर सैलरी इंडिविजुअल। 6 लाख तक सैलरी पर अगर है तो वो टैक्स जीरो है। 6 लाख से 12 लाख के दरमियान अगर सैलरी है तो 5% है। 6 लाख से ज़्यादा के ऊपर वैसे से अगर आपकी उसकी 7 लाख है तो वो 7 लाख पे 5% नहीं लगाएगा, बल्कि वो 7 लाख में से 6 लाख को मैनेज करेगा और जो 1 लाख रुपए है उसके ऊपर वो 5% टैक्स लगेगा। अगर उसकी 9 लाख रुपए है तो 3 लाख पे 5% लगेगा। उसके बाद हम आते हैं अगर उसकी सैलरी 12 लाख से अबव है और 18 लाख से कम है तो 12 लाख तक हमने देखा था कि 30,000 टैक्स बनता है, तो 30,000 प्लस अगर उसकी 12 लाख से ऊपर जितना भी सैलरी होगी तो उसका 10%। अगर वो 15 लाख है तो 15 लाख का क्या करेगा कि 12 लाख से ऊपर 15 लाख का फ़र्क 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख का 10% प्लस 30,000 और इस तरह से ऑन वो बात करोड़ों में पहुंच जाएगी। और अगर वो नॉन सैलरी पर्सन है और बिजनेसमैन है ना कोई और काम करता है ना एक फर्म में एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो उसके लिए क्या होगा कि 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 6 लाख तक 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 लाख है कि अगर उसकी 5 लाख रुपए इनकम है तो 1 लाख के ऊपर 5% देगा। 6 लाख से 12 लाख पर तो 6 लाख तक 10,000 का टैक्स प्लस कर देगा ऊपर वाली रकम पे। और इसी तरह 12 लाख से ऊपर होगा तो फिर 12 लाख से ऊपर 7 लाख प्लस करेगा और 12 लाख से ऊपर कितना भी इनकम होगी उसका 15% प्लस कर देगा 70,000 में। और सो ऑन इस तरह चलेंगे। टैक्स लिएबिलिटी किस तरह कैलकुलेट होगी? टैक्स लिएबिलिटी आपकी कैलकुलेट होगी टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय कैश रेट। ये रेट दी हुए हैं आपको, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल इनकम को माइनस टैक्स क्रेडिट। अब टैक्स क्रेडिट हम तफसील में बाद में देखेंगे, एक आइडिया दे देता हूँ मैं। टैक्सेबल इनकम में आपने ये ख्याल करना है कि टैक्सेबल इनकम में से जो अभी आपको मैंने पढ़ाया है कि आपके पास डिडक्टेबल अलाउंस है तो वो मैनेज करके आपने टैक्सेबल इनकम निकालनी है। और टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जी जो टैक्स निकलेगा वो उस पे आपको क्या रिलीफ मिल रहा है। अब टैक्स जो निकलता है उस पर जो रिलीफ मिलता है वो आप देख लें। इफ गवर्नमेंट ने फॉरेन टैक्स क्रेडिट दिया हुआ है, एनी टैक्स क्रेडिट अलाउड फॉर, अगर आपने चैरिटेबल डोनेशन कोई इदारा करता है शख्स करता है अंडर सेक्शन 61 है तो उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। किसी ने इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स स्कोक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किया हुआ तो उसको सेक्शन 62 में कैश क्रेडिट मिल जाएगा कि अगर उसका टैक्स बनता है 10,000 रुपये तो उसके ऊपर इस सूरत में 1,000 2,000 3,000 रुपये टैक्स मजीद कम हो जाएगा। लेकिन ये टैक्स क्रेडिट जो होगा टैक्स कैलकुलेट करने के बाद होगा। और जो हमने वो पहले देखा है सेक्शन 60 वो टैक्सेबल इनकम में से आपको अलाउंस मिलेगा कि आपने अभी टैक्सेबल इनकम निकाली है उसी को ही आप मजीद टैक्सेबल इनकम को ही कम कर देंगे और जो कम इनकम होगी उस पर आप फिर रेट अप्लाई करेंगे। लेकिन इस सूरत में क्या होगा टैक्स क्रेडिट में कि आप पहले टैक्स अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उस टैक्स कैलकुलेट में से ही मजीद आप मिसाल के तौर पर अगर आपका टैक्स बनता है 1 लाख रुपए तो आप उसमें से मजीद अगर क्रेडिट आपका 20,000 बनता है तो आप 1 लाख में से 20,000 मैनेज करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव पेंशन फंड एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरर टैक्स क्रेडिट फॉर पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स। ये एक नई क्लास आई है, इसको देखेंगे हम कि अगर कोई शख्स नए फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपने पास हायर करता है तो उसको भी गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है ताकि जो नए बच्चे जाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको जॉब पर रख कर उनका जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट से बेनिफिट ले सकता है। और इसी तरह अगर कोई इदारा खिदमत खल कर रहा है और ट्रस्ट है वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम लोगों की फलाह बहबूद है फिलंथ्रॉफी के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है तो उसको भी 100 से में टैक्स क्रेडिट मिलेगा।
और इसी तरह टीचर्स हैं, फुल टाइम टीचर्स हैं जो एसईसी में अगर रिकग्नाइज किसी इदारे में पढ़ा रहे हैं, फुल टाइम होना उनके लिए ज़रूरी है, तो उनको भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नीचे एक अहम बात लिखी हुई है कि एनी सच अमाउंट विच इज टैक्सेबल एज ए सेपरेट ब्लॉक और अंडर फाइनल टैक्स रजीम। अब सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स रजीम एक ही चीज़ है कि अगर ऐसी इनकम जो शख्स फाइनल टैक्स रजीम में अगर कर अपना अर्न कर रहा है, तो उस सूरत में टैक्स क्रेडिट उसको कोई खर्चा वगैरह आपका जो ऊपर सेक्शन 60 गया है डिडक्टेबल अलाउंस का, वो नहीं मिलेगा। अब एफटीआर क्या चीज़ है और एनटीआर क्या चीज़ है, ये हम आज इसको दूसरे लेक्चर में मैं आपको समझाता हूँ। इसको ज़रा क्लोज कर दूँ कि कंपोजिशन ऑफ टैक्स में क्या करेंगे आप। ग्रॉस टैक्स में मैंने अभी आपको सैलरी क्लास का एक ग्रॉस टैक्स बना के दिखाया है, दोबारा देख लें इसको, कि उस शख्स ने अपनी 12 लाख रुपए इनकम के ऊपर जो टैक्स बना है उसका टैक्सेबल इनकम पे वो 11,80,000 है, और इस 11,80,000 पर क्या बना है कि उसका टैक्स जो बनता है वो 29,000 बनता है। तो 29,000 के ऊपर उसने 29,000 लिखेगा। अगर उसको कोई टैक्स डिडक्शन अवेलेबल है तो वो इस खाने में लिख देगा। अभी आपको दिखाया है कि ऊपर टैक्स डिडक्शन के भी कुछ सेक्शंस है। अब उसका नेट टैक्स आ जाएगा जो उसने पे करना है, और अगर उसने कोई एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो उस सूरत में क्या करेगा। एडवांस टैक्स पे अगर मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, इस पर टैक्स डिडक्शन होता है। तो अगर बैंक से आपने पैसे निकलवाए हैं, इस पर भी टैक्स डिडक्ट हो जाता है 50,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन करने पे। अगर वो आपने निकलवाए हैं तो वो आपको यहाँ पे एडवांस टैक्स फॉर्म के पास आया हुआ है। और अगर उसके एम्प्लॉयर ने, अगर वो सैलरी पर्सन है, अगर उसके एम्प्लॉयर ने अगर एडवांस टैक्स जमा कराया हुआ है, तो एडवांस टैक्स भी आपका यहाँ से टैक्स, क्योंकि एडवांस ऑलरेडी आ चुका है, वो आपस में एक दूसरे के साथ नेट ऑफ हो जाएगा। और जो बैलेंस होगा, बैलेंस अभी हमने डिस्कस किया था रात, वो टैक्स रिफंडेबल हो जाएगा। जैसे इधर हमने अभी रिफंड बनाया था 750 का, 1,000 का, 3,000 का, तो रात वो रिफंड हो जाएगा ना, फिर मजीद पेबल बन जाएगा या फिर ना देना ना लेना, एक हम नील की रिटर्न जमा करा देंगे कि जी हमारा पूरे का पूरा। मिसाल के तौर पर अगर हम इधर देखें किसी दूसरे सिनेरों में, इस 70,000 वाले सिनेरों में 70,000 ये एडवांस टैक्स किया है और 70,000 ही उसका टैक्स बनता है, तो ये अब ना उसने देना है ना लेना है, ये नील है, इसको हम नील बोलते हैं। तो नील की रिटर्न जमा करा देगा। इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स रेजिम्स, ये मैं दूसरी रिकॉर्डिंग में बना के आपको सेंड करता हूँ।